बच्चे हम लोग फाउंडेशन 2 का पार्ट 2 देख रहे हैं ना, सेकंड हाफ बायो का, विच इज़ ज़ूलॉजी, राइट। तो ये ज़ूलॉजी का जो पेपर है बच्चों ने फाउंडेशन 2 में जो किया है, किसी एक बच्चे का पेपर है एज इट इज़, जैसे हम पहले कर रहे थे, है ना, जैसे हमने बॉटनी का पेपर सॉल्व किया था वैसे ही हम लोग अब ज़ूलॉजी की आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है, ये कोई बच्चा है, इसने वेरी शॉर्ट से ही स्टार्ट किया, इवन कि पहले इसके पास सेक्शन ए था बट इसने सेक्शन बी से स्टार्ट किया है। तो इसका ये वाला क्वेश्चन पेपर है, ये वाला है ना। इसमें क्वेश्चन 6 को बोल रहा है रोल ऑफ प्लेसेंटा आर एस फॉलो, इसने प्लेसेंटा के रोल्स लिखे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे, इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू ग्रोइंग बेबी। ठीक है, इट हेल्प्स टू प्रोवाइड ऑक्सीजन, इट रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बेबी ब्लड्स। देखो, इसमें आपको 2 नंबर में से 1 नंबर मिल सकता है। ठीक है, आप बोलना क्या चाह रहे हैं वो समझ में आ रहा है बट आपकी लैंग्वेज उतनी प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर मैंने लिखा है, तो आपको आंसर राइटिंग अब यहाँ पे मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, यहाँ पे देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के क्या फंक्शन है? ठीक है, ऐसे करके आप लिखेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा दैट इज न्यूट्रिशन, प्लेसेंटा हेल्प टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट फ्रॉम मिनरल ब्लड इनटू फीटस। ठीक है, फीटस और एम्ब्रियो में फ़र्क होता है कि 8 मंथ का जो एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियो के बाद जो फीटस होता है वो 8 मंथ का कहलाता है मदर की वॉम में, है ना। 3 मंथ से कम जो है उसको हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं। तो ये हमारा पहला फंक्शन आ गया प्लेसेंटा का। दूसरा फंक्शन क्या है? रेस्पिरेशन, ऐसे हेडिंग देंगे आप लोग, रेस्पिरेशन इट हेल्प्स इन गेटिंग ऑक्सीजन। आप बता रहे थे वही चीज़ बट आपकी प्रॉपर वो ड्राफ्टिंग नहीं थी आंसर की। इट हेल्प्स इन गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द मैटरनल ब्लड, मदर ब्लड, इनटू द फीटस एंड CO2 फ्रॉम फीटस ब्लड इनटू द मैटरनल ब्लड स्ट्रीम। समझ में आया बच्चे? ये 2 फंक्शन आ गए इसके। बच्चे 2 पॉइंट आपके 2 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है। अगर आपको 3 नंबर का आ जाता है तो आपको ये चीज़ भी ऐड करनी है इसमें, जैसे आपके पास आ जाता है इम्यूनिटी। ठीक है बच्चे, इम्यूनिटी एंटीबॉडी डेवलप इन द मदर अगेंस्ट सर्टेन डिजीज लाइक मीजल, स्मॉल पॉक्स, डिप्थीरिया पासिस फ्रॉम मदर इनटू फीटल ब्लड थ्रू प्लेसेंटा। ठीक है, ये पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैथोजेंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैथोजेंस वाला, ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स वाला, ये पॉइंट आप 3 मार्क्स के लिए ऐड कर सकते हो। ठीक है बच्चे, जैसे एग्जाम्पल दे सकते हो, है ना, इसमें एग्जांपल आप लोग ऐड कर सकते हो। ठीक है, स्टोरेज में हेल्प करती है, प्लेसेंटा के रोल्स हैं, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, कुछ प्लेसेंटा हार्मोन सिक्रीट करती है, जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, गोनेडोट्रोपिन हो गया, HCG हो गया, प्लेसेंटल लैक्टोजेंस। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं जो प्लेसेंटा से रिलीज हो। ये 3 नंबर के लिए। अगर आपको 2 नंबर का करना है, सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आप लोग यही 2 पॉइंट एक्सप्लेन करोगे, इसमें सफिशिएंट है। ठीक है, तो आप लोग कंपेयर कर लीजिए आपके जो फंक्शन थे प्लेसेंटा के और ये कितना डिफरेंस है, थोड़ा अपनी राइटिंग स्किल को इन्हांस करें, राइट। अब हम लोग देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस आर्गन। होमोलोगस आर्गन क्या होता है बच्चे, हम लोग इसमें देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है होमोलोगस आर्गन। ये देखिए होमोलोगस आर्गन क्या होता है, बट इससे पहले आपकी शीट आपके सामने लाते हैं कि होमोलोगस आर्गन का आप क्या आंसर लिखते हैं। ये देखिए बच्चे, आपने लिखा है होमोलोगस आर्गन का आंसर जो है आप लिख रहे हैं द आर्गन्स विच हैव सेम एम्ब्रियोलॉजिकल ऑरिजन्स, सेम ऑरिजन्स, सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस ड्यू टू डिफरेंट हैबिटाट। ठीक है, इसमें ऐड कर सकते हो आप ड्यू टू डिफरेंट हैबिटाट, इसमें आगे आप ऐड कर सकते हो ड्यू टू डिफरेंट हैबिटाट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलोगस आर्गन। जैसे टेंड्रिल्स ऑफ कुकर बिट्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगनविलिया, अच्छी एग्जांपल लिखी आपने, सही है। और आप क्या बता रहे हैं इसमें? फॉरलिम्स ऑफ एम्फीबियंस एंड मैमल्स दीज शो डाइवर्जेंट एवोल्यूशंस, है ना। HD करके मैंने आपको बताया था होमोलोगस डाइवर्जेंट, है ना। AC करके बताया था एनालोगस कन्वर्जेंट। ठीक, तो आपने ठीक लिखा है, इसमें उतना चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों को इसका आंसर बता दूंगा, थोड़ा और बेटर करके आप इसमें लिख सकते हो, बट इसमें आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? व्हाट आर पैथोजेंस, ये ना आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये कह रहा है व्हाट आर पैथोजेंस, गिव वन एग्जाम्पल। तो आप क्या लिख रहे हैं इसके? एंड डिजीज काजिंग एजेंट ए डिजीज प्रोड्यूस इज नोन एज पैथोजेंस। देखो इसमें थोड़ी सी आपने मिस्टेक की है, जैसे बैक्टीरिया एग्जाम्पल आपकी सही है, वायरस हो गया, पैथोजन, वो डिजीज काजिंग एजेंट्स है ना, जो हमारी बॉडी में डिजीज काज करते हैं उनको हम लोग पैथोजेंस कहते हैं।
वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो वायरस हो सकता है, वो प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, वो फंजाई हो सकती है, दीज आर ऑल पैथोजेंस। बट इसको आप और अच्छे से लिख सकते थे, बट आपने नहीं लिखा है। देखिए इसका आंसर जो राइट स्केल में बनेगा, इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर सिर्फ पैथोजेंस को ही डिफाइन करना हो तो आप लोग ऐसे बता सकते हो उसको, है ना। सिर्फ अगर आपने सिर्फ पैथोजेंस को डिफाइन करना है, पैथोजेंस एक एजेंट है ना, डिजीज प्रोड्यूसर। द टर्म पैथोजन मोस्ट कॉमनली यूज टू रेफर एज इन्फेक्शियस, है ना, ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। ऑर्गेनिजम्स विच इंक्लूड बैक्टीरिया जो होता है वो पैथोजन है, सच एज बेसिलस डिजीज, वायरस सच एज HIV, फंजाई सच एज ईस्ट, है ना। लेस्ट कॉमनली पैथोजेंस रेफर टू एज नॉन इन्फेक्शियस एजेंट। तो ये चीज़ें आप लोग सिर्फ पैथोजेंस को डिफाइन करने के लिए कर सकते हो। बट जब इसने गिव वन एग्जांपल बताइए तो आप इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये दे सकते हो, जिसमें आपको 2 मार्क्स प्रॉपर मिल सकते हैं। व्हाट आर पैथोजेंस, गिव एनी वन एग्जांपल्स, है ना। ये प्रॉपर इसकी आंसर राइटिंग कहलाएगी। बोल रहा है कि ए पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स इज एन ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ काजिंग डिजीज इन इट्स होस्ट, है ना। A human pathogen is capable of causing illness in human. Common example of pathogenic organism includes specific strain of bacteria like Salmonella, है ना, and E. coli, Salmonella and E. coli, and virus such as Cryptosporidiums. ये एग्जाम्पल आप ऐड करोगे, एग्जाम्पल के 1 नंबर आपको मिल जाएंगे और डेफिनेशन का 1 नंबर, आपके 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ये इसकी राइटिंग है। नेक्स्ट आपका जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन जीन थेरेपी, गिव इट्स सिग्निफिकेंसेस। तो इसके लिए आप क्या आंसर दे रहे हैं, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर लिख रहा है बच्चा, जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलोज corrections of a gene's defect in a child or embryo. Here genes are inserted into the person cells and tissue to treat a disease. Corrections of a genetic defect involve delivery of normal genes into the individuals or embryo. ठीक है, किसी हद तक ठीक है, बट इसमें आपका एक आधा नंबर कट सकता है, क्योंकि आप इस लाइन को प्रॉपर ठीक करो। ये बोल रहा है हेयर द जीन्स आर इंसर्टेड इनटू पर्सन सेल्स, इस लाइन को ठीक करो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए मैं आपको बताता हूँ जो आपको याद करना है आंसर अप्रोप्रिएट। इसमें आपको 1.5 मार्क्स मिल सकता है, बट 2 मार्क्स पूरे लेने के लिए मैं आपको इसका आंसर, ये है बेटा इसका राइट आंसर। देखो राइट आंसर क्या कहता है बेटा, राइट आंसर कह रहा है कि जीन थेरेपी इज अ टेक्निक विच इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ अ डिफेक्टिव जीन्स विद हेल्दी वन इन ऑर्डर टू ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर। कितना सिंपल लाइन समझ में आ रही है। इट इज एन आर्टिफिशियल मेथड दैट इंट्रोड्यूस DNA into the cell of the human body. The first gene therapy was successfully accomplished in the year 1989. जो हमने पहली बार जीन इंसर्ट किया था वो ADA जीन था, वो आपको मैंने बताई भी थी 4 ईयर गर्ल वाली हिस्ट्री थोड़ी सी। तो इसमें आपको थोड़ा सा RDT का भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर टेक्निक होती है, ठीक है, जब हम जीन इंसर्ट करते हैं। तो कितनी सिंपल लाइंस आप इसमें मिस कर रहे हो, तो ये प्रॉपर आपने आंसर करना है इसका। अब इसमें अगर आपको प्रोज और कॉन्सिक्वेंसेस देने हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, इसने बोला है कि गिव इट सिग्निफिकेंसेस, तो आप वहाँ पे सिग्निफिकेंस नहीं दिए हो, है ना, तो ये सिग्निफिकेंस ज़रूर ऐड करने हैं। प्रोवाइड ऑप्शन, जीन थेरेपी कैन पोटेंशली क्योर सम वन ऑफ द डिजीज़, है ना, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको करेक्ट करने के लिए जीन थेरेपी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्पेशली इन इंसिस्टेंस वेयर नो अदर मेडिकेशन हैव वर्क, जहाँ पर मेडिसिन वगैरह कोई काम नहीं करती है वहाँ पर जीन थेरेपी ही होगी, और जीन थेरेपी एक डिजीज़ पर्सन को नॉर्मल बनाने में हेल्प करती है। ओनली हैज़ टू बी गिवन इन वन टाइम, एक ही टाइम दी जाती है बॉडी में। लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहता है इसका, ठीक है। पॉजिटिव इफेक्ट पास ऑन थ्रू जनरेशन टू जनरेशन, पॉजिटिव इफेक्ट होता है कि जनरेशन से जनरेशन जो है वो पास ऑन होती रहती है, ठीक है। तो ये इसके प्रोज हैं। आपको कभी कॉन्सिक्वेंसेज भी पूछे जाएँ तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है आपका डिफाइन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को देखिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाले क्वेश्चंस को देखेंगे, बच्चे ने क्या लिखा है पहले उसको देख ले। देखिए बच्चे आप क्या आंसर लिख रहे हैं इसका, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का आप आंसर दे रहे हैं, आप बता रहे हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक यूज टू सेपरेट DNA फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू दियर साइज। वेरी गुड, यहीं पे आपका एक आधा नंबर बन रहा है। इट इज़ डन विद द चार्ज एंड साइज,
चार्ज और साइज ऐड करके बहुत अच्छा किया आपने। आप फ्रेगमेंट्स, डीएनए के फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, ठीक। एंड डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, यस ऑफ कोर्स, सो द स्मॉल फ्रेगमेंट मूव फास्टर टूवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यस। इट इज डन विद द प्रेजेंस ऑफ एग्रोज जेल बेड। यहाँ पे आप जेल बेड लगा सकते हैं, इसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे, आपने बहुत अच्छा बना दिया 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। इसमें कोई करेक्शन करने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको और थोड़ा सा इसमें लाइन ऐड करने के लिए बोलूँगा, 2 मार्क्स के लिए आप ऐड कर सकते हो। देखिए बच्चे, जैसे आप सिर्फ डीएनए की बात कर रहे थे, है ना, तो यहाँ पर आप डीएनए के साथ साथ आप आरएनए की बात कर सकते हैं, आर इवन ए मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स भी यहाँ पर रख सकते हैं। यही टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ही इनको सेपरेट करने के लिए भी यूज़ की जाती है ना, एग्रोस जेल सेपरेट अपॉन द इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट। तो इसमें कोई ज़्यादा चेंज करने वाला नहीं है, आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे हम लोग 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है आपका, अब आपको इस क्वेश्चन पे देखना है आपने इसका क्या आंसर लिखा है। डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ये क्वेश्चन है। अब देखते हैं बच्चे ने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लिखा है। देखिए बच्चे, यहाँ पे बच्चा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का जो डिफरेंस बता रहा है। देखिए, इसमें हमने देखना है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है बच्चे। फिर बोल रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस टेक प्लेस इन टेस्टिस इन मैच्योर एंड फर्टाइल मेल, ठीक है। इसमें क्या बताया, फॉर्मेशन ऑफ ओवम दैट इज oogenesis, oogenesis टेक प्लेस इन ओवरीज इन मैच्योर एंड फर्टाइल फीमेल। इसी हद तक ठीक है, बट इसको ना हम लोग 3 कॉलम में रख के ज़्यादा बेटर बना सकते थे। पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस की डेफिनेशन दे सकते थे, फिर उसके फेजेस बता सकते थे, है ना, मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का कैसे कैसे। फिर यहाँ पे बता रहा है फ्रॉम 1 स्पर्मेटोगोनियम 4 हैप्लॉइड स्पर्म सेल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। फ्रॉम 1 oogonia 1 हैप्लॉइड ओम एंड अ पोलर बॉडी इज फाउंड, वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है बच्चे, यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है। नेक्स्ट बोल रहा है इट इन्वॉल्व मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ, मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन फेज, इट इन्वॉल्व ओनली डिफरेंशिएशन फेज इन केस ऑफ oogenesis, बहुत अच्छा लिखा है। देखिए बच्चे, इसको और अच्छा आंसर बनाने के लिए जिसमें आपको 3 के 3 नंबर मिल जाएं, आपने यहाँ पर ये आईयूडी वाला अलग ही केस होगा, इसमें तो आप कहाँ ऐड करोगे इसको, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें और बेटर आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चे, ये है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का आंसर। आपने जो लिखा बहुत अच्छा, बट बेटर ड्राफ्टिंग जो है वो इस हिसाब से आप लिखोगे, ज़्यादा बेटर लगेगा। पहले आपने प्रॉपर्टीज़ बतानी है, हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का, हमने डिफरेंस। तो डेफिनेशन में पहली बात डेफिनेशन बताएंगे। डेफिनेशन में द मेन फीचर इज द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। अब इसमें क्या बोल रहा है, द मेन फीचर इज द प्रोडक्शन ऑफ द ओवम फ्रॉम oogenesis, राइट। ये हो गया हमारा पहला वाला पॉइंट। देखो, सेकंड स्टेजेस बतानी है अब हमने स्पर्म, ऑल स्टेज टेक प्लेस इन द टेस्टिस, है ना। स्पर्म की फॉर्मेशन ऑल स्टेज में होती है, नॉट ऑल, ओनली द लास्ट स्टेज ऑफ oogenesis टेक प्लेस इन द ओविडक्ट। समझ में आई बच्चे बात। फिर बोल रहा है लोकेशन बतानी है, स्पर्मेटोजेनेसिस इज लोकेटेड इन द टेस्टिस ऑफ मेल, जो आपने मेंशन भी किया है। oogenesis इज लोकेटेड इन द ओवरी ऑफ फीमेल। ये पॉइंट हो गए हमारे बच्चे, है ना। और भी हम इसमें बता सकते हैं, ग्रोथ जो है, द ग्रोथ फेज इज शॉर्ट, और इनके केस में द ग्रोथ फेज इज एक्सटेंडेड। प्रोडक्शन रेट क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन द मिलियन एवरी ईयर, है ना। स्पर्म की प्रोडक्शन मिलियन होती है, बट जो ओवम होते हैं, जो एग होते हैं, ओनली 1 ओवम इज रिलीज वंस अ मंथ इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट। तो और क्या रिलीज, क्या द स्पर्म्स आर रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस, द ओवा आर रिलीज फ्रॉम द ओवरी, है ना। इनका डिफरेंस मेजर मेजर हम जान रहे हैं। ड्यूरेशन क्या होती है, टेक प्लेस एवरी डे, हर दिन बनते हैं, है ना। इट टेक प्लेस वंस पर मंथ, मंथ में एक बार बनते हैं एग। फिर बोल रहा है सेल डिवीजन, द सेल डिवीजन इक्वल एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल, आपने मेंशन किया बच्चे ये पॉइंट, बहुत अच्छा आपने आंसर इसका लिखा है। द डिवीजन ऑफ द सेल इज अनइक्वल, क्योंकि एक पोलर बॉडी बनती है और एक इसमें क्या बनता है बच्चे, एक इसमें सेकेंडरी ओसाइड बनता है ना। द डिवीजन ऑफ सेल इज अनइक्वल, एक छोटा और एक बड़ा, क्योंकि एक में साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कम होता है, बट उसका क्या ज़्यादा रहता है, इसमें न्यूक्लियस का साइज सेम रहता है ना। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 हैप्लॉइड ओवम एंड 2 पोलर बॉडीज, राइट। न्यूक्लियर कंडेंसेशन और मोटिलिटी, द स्पर्म्स आर मोटाइल, स्पर्म जो है वो क्या होता है, मोटाइल होता है, बट ओवम आर नॉन मोटाइल, एग मूव नहीं करता है बच्चे। तो ये इसका आंसर था जो आप लोगों को मैंने बताया अभी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड। तो अब चलिए अब बच्चा देखते हैं बच्चे ने क्या आंसर लिखा होगा इसमें।
देखिए बच्चे, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, और एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में जो बच्चे ने आंसर लिखा है ये कह रहा है कि द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेक्स इन एन इंडिविजुअल ऑफ इट्स लाइफ इन द बिगनिंग इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए इसने बहुत इस आंसर को ख़राब करके लिखा हुआ है ना, ऐसे नहीं लिखना है, थोड़ा इसको ठीक करो। In birds, sex determination is of ZW type. The male are homogenetic, that is they have two similar ZZ. ठीक है यहाँ पर chromosomes and females are heterozygotic, they have Z and W। यहाँ तक ठीक है। पेरेंट्स लिए हैं इसने, ठीक है, क्रॉस बनाया है, बहुत अच्छा बच्चे, बहुत अच्छा, यहाँ तक ठीक है। गैमेट्स बनाए इसने, ऑफस्प्रिंग जो बनाए इसने, 2 फीमेल्स आए ए प्लस ZW एंड 2 मेल्स ए प्लस ZZ। ठीक है यहाँ तक, इसमें आपके नंबर नहीं कट सकते, बट डेफिनेशन को थोड़ा सा आपको करेक्ट करना है। कैसे करेक्ट करना है, ये है बच्चे करेक्ट डेफिनेशन। इसमें आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, इन बर्ड्स both sexes possess two sex chromosomes, but unlike human beings are the female contain heteromorphic sex chromosomes। ठीक है बच्चे, ये लाइन ज़्यादा अच्छी होंगी, ये इनकी सिंबल्स हैं, ठीक है। while the males have homomorphic sex chromosome like this। ठीक है, याद रखना आपने क्या आंसर लिखा, आपको ये आंसर लिखना है, because of the heteromorphic sex chromosomes of the females are heterogametic। heterogametic का मतलब जो सेम नहीं है अल्फ़ाबेट्स, ठीक। होमो का मतलब सेम अल्फ़ाबेट। फीमेल heterogametic produce two types of A plus Z and A plus W। the male gametes are sperms and one type A plus Z। ठीक है, तो बाकी आपका सब सेम ठीक था, सिर्फ आपको सिर्फ डेफिनेशन इसकी ठीक करनी है। तो इसमें आपको 2.5 नंबर मिल सकते थे क्वेश्चन में, बट अब आप जब इसकी डेफिनेशन करेक्ट करेंगे तो आपको 3 के 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, अब हम लोग देखते हैं इसमें जो इसका ये वाला पार्ट जो है इसका, ठीक है, इसमें आप देखेंगे व्हाट इज एड्स, गिव द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ एड्स। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं बच्चे का क्या लिखता है। आंसर लिखा है बेटा, देखिए यहाँ पे आंसर आप लिख रहे हैं, एड्स कैन बी प्रिवेंटेड इफ हेल्दी इंडिविजुअल्स रिफ्रेन फ्रॉम हैविंग अ सेक्सिस कॉन्टैक्ट विद एड्स इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। थोड़ा सा राइटिंग ठीक करो बच्चे, पूरा सेंटेंस खराब हो रहा है आपका, ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करिए। एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये ठीक है लाइन, ये ठीक है। ठीक है बच्चे, प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ एड्स यूजिंग कॉन्डम ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है ये भी। नॉट टू बी यूज इन्फेक्टेड नीडल्स, ठीक है, इन्फेक्टेड नीडल्स ड्यूरिंग, जब हम लोग मेडिकल कंडीशन में कोई नीडल्स को यूज़ करते हैं या तो किसी और कंडीशन में हम नीडल्स यूज़ करते हैं तो वो वन टाइम यूज़ नहीं है, डिस्पोजल यूज़ करनी है। टेक मेडिसिन्स टू सून एज पॉसिबल, ये वाला थोड़ा ठीक नहीं है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। डो नॉट कम कंटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ये भी आप इतना सही नहीं मान सकते, हम लोग इसको राइट मैनर में लिखते हैं। देखो बच्चे कितनी मिस्टेक्स करते हैं, आपके 2 ठीक थे, है ना, नीडल्स वाला और कॉन्डम्स वाले प्रिवेंटिव मेजर्स ठीक हैं, ठीक है। 4th वाला थोड़ा सा नहीं लगा मुझे ठीक। डू नॉट इनहेल ड्रॉपलेट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, वेयर मास्क, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एड्स के प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं है ये। ठीक है बच्चे, तो ये 2-3 जो आपने गलत किए हैं इनको आप लोग करेक्ट कर लीजिए, ये वाले पॉइंट आपने गलत किए हैं, यहाँ से लेके ये इतने जो पॉइंट्स हैं आपके, इनको ठीक कर दो। तो अब हम इसका राइट आंसर देखते हैं बच्चे, क्या है इसका राइट आंसर जो आप इसका आंसर लिख रहे हैं। इसका जो आंसर है बेटा वो यहाँ पे देखिए आप, ये आ गया हमारा एड्स वाला, ठीक है। इस पे आप अच्छे से नोट लिखिए बच्चे, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं आप लोग इस पे वो अंडरलाइन करके देख सकते हैं। डेफिनेशन क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, कंडीशंस विच पर्सन इम्यून सिस्टम वीकन्स टू एक्सटेंड वेयर अनएबल टू फाइट द इन्फेक्शियस डिजीज, राइट। देखो जिसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो फिर वो इन्फेक्शियस डिजीज से फाइट नहीं कर सकता। मोर ओवर इम्यून सिस्टम डज नॉट वर्क प्रॉपरली, वीकेंड डेफिशिएंट, इम्यून डेफिशिएंट हो जाता है। इंडिविजुअल डायग्नोज विद एड्स हैव दिस डिजीज टू इन्फेक्शियस बिकॉज ऑफ इम्यून सिस्टम। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं बच्चे, इसके लिए आप लोगों के लिए एक टेस्ट किया जाता है HIV के लिए, इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से जिसको बोला जाता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से टेस्ट, ये वाला, इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं कभी कभी बोर्ड में। एग्जाम्पल यूजिंग, देखिए क्या क्या है इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है। प्रिवेंटिव मोस्ट रिलायबल ऑप्शंस, HIV प्रिवेंशंस मोस्ट रिलायबल ऑप्शन क्या है, यूजिंग
वन मतलब यूजिंग वन यूज नीडल्स, है ना, एक ही बार यूज़ करने से फिर उसको फेंक दो। प्रैक्टिस प्रोटेक्ट सेक्स, है ना, यूज़ ऑफ कॉन्डम, यूज़ ऑफ सेफ्टी लाइक कॉन्डम्स, रेगुलर हेल्थ चेकअप, है ना, रेगुलेटिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से ना हो जाए, है ना, ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। एंड प्रेगनेंसी कैन हेल्प प्रिवेंशन ऑफ एड्स, अगर प्रेगनेंसी में ही एड्स पॉजिटिव मदर है तो उसको डॉट्स पे रखें ताकि ऑफस्प्रिंग जो है वो नॉर्मल आए, ठीक है। और भी बहुत सारी इम्प्यूरिटी इन्फ्लुएंसेस इज अवेयरनेस ऑफ एड्स, इट डज नॉट स्प्रेड बाय द सिंपल फिजिकल कॉन्टैक्ट। देखो ना बच्चे, सिंपल फिजिकल कॉन्टैक्ट से ये ट्रांसमिट नहीं होती है। द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल ऑट टू बी नॉट टू डिस्टिंक्शन मस्ट बी प्रिजर्व्ड इन अप्रोचेबल वे, ठीक है। तो ये इसके कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, आपको ये वाला आंसर यहाँ से याद करना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, एक्सप्लेन ब्रीफ एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। ये है बच्चे आपका आंसर, जो आप क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दे रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आप मुझे आंसर दे रहे हैं, ये देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द ह्यूमन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। देखो आप यहाँ पर क्या क्या लिख रहे हैं बेटा, जैसे आपके पास है ह्यूमन इंसुलिन, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन वाज वर्कड आउट बाय द Sanger. Human insulin is made up of 51 amino acid arranged in the 2 polypeptide chain. किसी हद तक ठीक लिखा है, having a 21 amino acids and beta with 30 amino acid as the 2 polypeptide chains are interconnected by 2 disulfide bridges. S single bond S linkage and S single bond S linkage is also called as A chain. Uses क्या, human insulin convert the excess glucose into glycogens. It control glucose level. It is used to treat diabetes mellitus. बहुत बहुत आपने बहुत हद तक ठीक लिखा है, बट इसको और ज़्यादा हम अट्रैक्टिव आंसर बना सकते हैं। वो कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आप इसमें स्ट्रक्चर ऐड कर देते बच्चे, जो आप डाइसल्फाइड बॉन्ड की बात कर रहे थे, ये जो आप बात कर रहे थे ना, ये वाला, ठीक है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसको इसके आप स्ट्रक्चर बता दें। बट आपने डिजीज़ जो ये आपने ऐड की है, ये बहुत अच्छा किया है ना, ये जो डिजीज़ आपने ऐड की है ये बहुत अच्छा लिखा आपने, इवन कि वो पूछा नहीं था। बट आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन वे से इसका बताना है, क्या एप्लीकेशन है, क्या यूजेज हैं इसके, है ना, कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं इंसुलिन को बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है बेटा, इसका आंसर देखिए आप लोग, इसकी आंसर राइटिंग जो की है वो यहाँ पे देखिए, ह्यूमन इंसुलिन, ये आ गया आपका एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। तो सबसे पहले आपने जेनेटिकली इंजीनियरिंग का नाम बताना है, जीन के चीर फाड़ का, है ना, काट फाट करने वाला बात करना है। जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन टाइप ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस बाय इंसर्टिंग द ह्यूमन इंसुलिन जीन इनटू बैक्टीरिया ईस्ट सेल, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब फॉरेन जीन को इंसर्ट करना होस्ट के अंदर, ठीक है। दीज सेल्स आर कल्टिवेटेड अंडर कंट्रोल कंडीशन टू प्रोड्यूस इंसुलिन लार्ज क्वालिटी। ह्यूमन इंसुलिन की ये डायग्राम बतानी है आपने, ये आपके पास आती है, फॉरन आर द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है। 2 या 3 आप इसकी एग्जाम्पल बता सकते हो बेटा, ठीक है बच्चे। तो ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर है, कोशिश करें आप इसका आंसर देने की, ये वाला, ठीक। नेक्स्ट आपके पास आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ये आ गया आपका नेक्स्ट आंसर जो है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। यहाँ पे आंसर देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन है आपके पास, इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि आप क्या आंसर दे रहे हैं इसका। देखिए ये आपकी आंसर शीट है, ठीक है। तो इसमें आप बता रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे बताया आपने, ठीक है। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का डिफरेंस आप बता रहे हैं। देखिए देखिए बच्चे, एक्टिव इम्यूनिटी आप क्या कह रहे हैं, इसमें आपने आंसर लिखा है इसका बेटा, आंसर लिख रहे हैं आप लोग, इट इज़ डेवलप्ड व्हेन द पर्सन ओन सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शियस और वैक्सीन, ठीक है। इट प्रोवाइड रिलीफ ओनली आफ्टर लॉन्ग पीरियड, ठीक है। मतलब ये मेमोरी जनरेट करता है, आपको ये पहला पॉइंट देना है कि एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है ये मेमोरी बनाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने लिखा इट हैज़ नो साइड इफेक्ट, यस ये पॉइंट बहुत सही है, वैलिड पॉइंट है आपका। इट इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग, ये पॉइंट भी आपका वैलिड है, बट पहले आपने लिखना था कि जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो मेमोरी डेवलप करती है, ठीक है। फिर इसमें आप क्या कह रहे हैं, इट प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ, यस। पैसिव इम्यूनिटी जो होती है वो इमीडिएट रिलीफ, जैसे आप हॉस्पिटल जाते हैं, कोई पेन वगैरह होती है, वो इंजेक्शन वगैरह करते हैं, तो आपकी एक पैसिव इम्यूनिटी होती है। इट मे कॉज रिएक्शंस, है ना। इट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग, ये कुछ पॉइंट आपने सही लिखे हैं। इसको बेटर बनाने के लिए हम लोग ये आंसर इसमें ऐड करेंगे, जिससे हमें पूरे नंबर मिल सकते हैं। देखो ये वाला आंसर आ गया जैसे आपके पास।
अब इसमें आप क्या लिखेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी इज यूजुअली लॉन्ग लास्टिंग, सम टाइम लाइफ लॉन्ग, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीबॉडीज ऑफ द होस्ट इन रिस्पॉन्स टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन एंटीजन। ठीक है, ये लाइन आपने लिखी है, बट इसमें आपने ये लाइन मिस की है, इट प्रोड्यूस एन इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। ये लिख देते आपके पूरे नंबर बन जाते। ठीक है बच्चे, तो इसमें तो ये देखा आपने, आउटसाइड इनटू द होस्ट, इट डज नॉट प्रोड्यूस इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। बाकी आपने पॉइंट ठीक लिखे हैं, देयर इज नो साइड इफेक्ट, इम्यूनिटी डज नॉट ऑकर इमीजिएटली, और इसमें इमीजिएट इम्यूनिटी मिलती है आपके पैसिव इम्यूनिटी में। ठीक है बच्चे, ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया कि ठीक है, इस बच्चे ने बहुत अच्छा भी लिखा है, ऐसी बात नहीं है, बट इसको हम लोग राइट डायरेक्ट करके पोजीशन और लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसका लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग आंसर का देखते हैं इसका सोल्यूशन, इसने क्या लिखा है बच्चे ने। ठीक है, लॉन्ग आंसर देखते हैं। लॉन्ग आंसर में बच्चा क्या बता रहा है, एक्टिव हो गया, ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन हो गया इसका। ठीक है, अब हम लोग इसका लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चे, आप कितना कैजुअल लेते हैं चीज़ें। लॉन्ग आंसर में बच्चे ने ये आंसर दिया है, आईयूडी, वैसेकोटोमी, ट्यूबेकोटोमी। नो डाउट कि ये बर्थ कंट्रोल की टेक्निक्स हैं, बट ऐसे आप लिखोगे तो एक्सपेक्ट करोगे कि हमें पूरे नंबर मिले, ये गलत बात है। ठीक है, मैं तो पहले समझ ही नहीं पा रहा था कि ये आंसर किसका लिखा होगा बच्चे ने, बट इसका जो आपको राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे नहीं लिखना आपने, इसको आपने ऐसे प्रेजेंट करना है। देखो बच्चे, इसका जो आपने आंसर लिखना है बेटा, वो ऐसे प्रेजेंट करोगे। ठीक है, सबसे पहले बर्थ कंट्रोल की आप डेफिनेशन बताओगे। ठीक है, ये बर्थ कंट्रोल की डेफिनेशन है। ठीक है बच्चे, ये प्रॉपर डेफिनेशन लिखोगे। फिर उसके बाद एक और डेफिनेशन आप इन्वर्टेड कामा में लिखोगे, दो में से जो अच्छी लगेगी उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सबसे पहले उसने पूछा ही है व्हाट डू यू मीन बाय बर्थ कंट्रोल। फिर जब बर्थ कंट्रोल को आप लोग इंक्लूड करोगे, वैराइटीज़ डिस्क्राइब करोगे, तो ये आपके आ जाते हैं बर्थ कंट्रोल मैथड। इसने क्या पूछा आपको, डिस्क्राइब द 4 मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल द पॉपुलेशन इन आवर कंट्री। नेचुरल बर्थ कंट्रोल आता है, बैरियर मेथड्स आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हार्मोनल मेथड आते हैं, फिर इनोटोरेटिन डिवाइसेस आती हैं, एंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आती हैं, कॉपर यूईडी आती है, हार्मोनल कॉपर आईयूडी, इंट्रायूट्राइनल डिवाइस हार्मोनल आईयूडी आती है, सर्जिकल मेथड आते हैं, जो आप 2 लाइन में आंसर दे चुके थे, वासिकोटोमी और आपकी ट्यूबेकोटोमी, है ना, वैसिकोटोमी और ट्यूबेकोटोमी। तो बच्चे ऐसे आंसर नहीं करना है, आपको अप्रोप्रिएट आंसर करना है। ठीक है, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया है, आपके इस क्वेश्चन का ये आंसर है, इस क्वेश्चन का ये आंसर मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है बच्चे, तो फिर और पार्ट तो आपने करना नहीं था, फिर भी मैं और पार्ट का आपको बता देता हूँ। ये आर पार्ट में आपको हीमोफीलिया वाला पार्ट ऐसे एक्सप्रेस करना है, कलर ब्लाइंडनेस का नोट, है ना। तो इसको लॉन्ग ऐसे करके ये वाला पार्ट है, किसी बच्चे ने अगर किया होगा तो प्रॉपर इस वे से इसमें आपको लिखना है कितने कलर ब्लाइंड आए सन्स और कितने डाटर जो है कलर ब्लाइंड है, इसमें ये करोगे। ठीक है बच्चे, तो ये एवेल्यूएशन है कंप्लीट पेपर की। तो इस हिसाब से आप लोग इसको अपने आप को, अपने पेपर्स को सभी बच्चे करेक्ट करें। थैंक यू बेटा।